सो कॉस्ट अकाउंटेंसी का ये पहला क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। बेसिक समझ क्या है, जैसे हम बोलेगा इसमें दो वर्ड है, कॉस्ट एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबको मालूम है, एनी आइडिया व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्या है? आप लोग सब पढ़े हैं ना, कितना साल पढ़े? व्हाट इज अकाउंटेंसी बोलने से चुप हो जाते हो। हिसाब करना है, वेरी देखो बेसिक चीज है। अकाउंटेंसी इज, बोलिए कुछ, आप किताब देख के बोलिए व्हाट इज अकाउंटेंसी, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन पहला वर्ड, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट informed judgment and decisions by users of the, means economic informations. What does it mean? कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इट इज़ नॉट अकाउंटेंसी। मैंने सिनेमा देखने गया, इट इज़ नॉट अकाउंटेंसी। मैंने एक बाइक खरीदा, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, क्या हुआ? मेरा घर में बाइक आया और मेरे से क्या गया? पैसा गया। दिस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एंड ये जो हुआ है ट्रांजैक्शन, दिस इज ए ट्रांजैक्शन। वी हैव टू रिकॉर्ड इट, मेजर इट एंड यूज इट फॉर आवर फ्यूचर इंफॉर्मेशन। उसको जब हम नहीं रखेंगे सिस्टमेटिकली, भविष्य में 10 साल का बाद हमको कब बाइक खरीदा था, कितने में खरीदा था, पता नहीं चलेगा। तो मेरा पास एक बाइक, एक एसेट है, उसका लेजर बनाएगा, आई विल कीप रिकॉर्डिंग देयर एंड आई नो मेरा हिसाब रह गया। सो कंपनी में, जैसे पर्सनल में तो आप रफ बुक लिखते हो, फेंक देते हो, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। एवरी ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, इट शुड बी ए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो इन अकाउंटेंसी वी ट्राई टू रिकॉर्ड इट, राइट इट, मेजर इट एंड कम्युनिकेटिंग इट। दीज आर ऑल द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये तो हो गया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं? वी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशंस, व्हिच इंफॉर्मेशंस? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस। मैं अकाउंट्स में, मेरा जैसे कि मैंने रेंट दे दिया, दैट इज ए ट्रांजैक्शन, आई विल रिकॉर्ड इट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दिस इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, वी कॉल इट बुक कीपिंग। आप जब अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, यू विल स्टडी इन डिटेल व्हाई इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। वी आर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें एक लैंग्वेज होता है, जैसे हर चीज का एक रूल होता है। एक ओवर में 6 ठो गेम होता है कि नहीं होता है? आप बोलेगा नहीं 10 ओवर भी होगा, ओवर वी वांट टू मेक ए ओवर विथ 10 बॉल्स, होगा? इट इज नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सिमिलरली यहाँ पे भी वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, दैट इज अकाउंटेंसी। मैं इंडिया में एक अकाउंटिंग करूँगा, अमेरिका में जाके वो अकाउंट्स नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। डेबिट इज, यहाँ पे भी डेबिट है, इंग्लैंड में भी डेबिट है, श्रीलंका में भी डेबिट है। क्रेडिट यहाँ पे भी जो है। सो एवरीवेयर वी हैव ए कॉमन लैंग्वेज। व्हाई यू हैव ए कॉमन लैंग्वेज? बिकॉज वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरा बुक्स का अगर मैं मेरा कोड में लिखूंगा, इट विल लिमिटेड विथ दिस पीपल। बाहर लोग उसको मान्यता नहीं देंगे, बैंक्स आपको लोन नहीं देगा, आपका WHO आपको लोन नहीं देगा। सो देयर आर इम्पैक्ट्स। सो एवरीबॉडी वांट्स टू रिकॉर्ड इन ए डेजिग्नेटेड लैंग्वेज। जो लैंग्वेज चलता है वही लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। इट स्टार्ट्स विथ बुक कीपिंग, देन वी रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशंस, देन वी measure it and use for informations and decisions. इससे क्या होता है? जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, दे रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यू विल स्टडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय ए टीचर, दे विल टीच यू हाउ टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें आपको बेसिकली जनरली आप लोग जानते होंगे, कंपनी का बैलेंस शीट एक होता है, जानते हैं? एनीबडी, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, एनी आइडिया बैलेंस शीट क्या होता है?
Any idea? It is a financial statement. For the time being, you will understand. It is a financial statement prepared by every company to measure their assets and liabilities and where do they live on. Similarly, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, आई मेक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैं ये साल में ऑपरेशन किया, एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन मुझे प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ. टू नो दिस आई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस. Similarly, there is a document called cash flow. This is also a financial document which is prepared to know how my cash is coming to the company, how I am utilizing and what is my closing. ठीक है, पैसा कैसे आता है, इनफ्लो, आउटफ्लो एंड व्हाट इज माय यूज इन द. ये सब डिटेल में आपको पढ़ा जाएगा. मैं आई एम नॉट गोइंग टू टीच ऑल दिस सब्जेक्ट्स. दी ओनली आई एम गिविंग यू सम आइडिया दैट दीज आर ऑल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. When I talk about cost accountancy, that means this information, out of this information, I should relate what is related to cost accountancy. So I have a new word called cost accountancy. ठीक है. I will just take you to a slide. Cost accountancy, how it started. Like I told you, accountancy, it was accountancy, double entry accounting, जैसे मैंने बोला आपको, it was long back in 15th century it was developed about the double entry bookkeeping. They started this, जैसे मैंने बोला recording of accounting, ये 1494 से शुरू हुआ था. इससे पहले accountancy नहीं था. ये language create हुआ by one person from Italy. Luca Pacioli. He is the origin of double entry accounting. मैंने जो जैसे बोला अभी अकाउंटेंसी, वो लैंग्वेज आज हम देख रहे हैं, ये शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में. ठीक है. दिस इज द इवोल्यूशन. आई एम गोइंग टू द इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, हाउ इट स्टार्टेड. देन दिस वाज रिकॉर्डिंग. खर्चा हुआ, पेमेंट किया, खरीदा, बेचा. Then what was the necessity for some people to use costing? See what happened, like so when I am recording my transactions, मैं ऐसे बाइक खरीदा, मूवी गया, होटल में खाया, योगा करने गया, पढ़ने गया, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा मन में दिमाग में एक ख्याल आया कि मैंने जो खर्चा किया है, आई हैव स्पेंड मनी, व्हाट इज द बेनिफिट आई एम गेटिंग. पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या मैं, व्हाई आई शुड स्पेंड. एवरी कॉस्ट शुड बी जस्टिफाइड, एवरी एक्सपेंडिचर शुड बी जस्टिफाइड. जैसे देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स. एक कंपनी का बहुत सारा डिपार्टमेंट था, वो लोग सैलरी लेते थे, खर्चा करते थे. टू मेजर देयर एफिशिएंसी, हमारे पास ये अकाउंटेंसी से कुछ पता नहीं चलता है, वो लोग काम कर रहे हैं कि सैलरी लेके बैठ रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ सम ऑफ द पीपल इन द कंपनी, ए स्मॉल कंपनी फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी, दे स्टार्टेड यूजिंग कॉस्टिंग. व्हाट दे डू, दे हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सेपरेटली. जैसे कंपनी लेवल में खर्चा हुआ है, ये 4 डिपार्टमेंट का खर्चा इतना है, उनका थ्रू मेरा इनकम नहीं हो रहा है, तो आई विल रिमूव देम. टू टेक दिस डिसीजन आई शुड नो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट. मैं तो पहले नहीं रखता था, पहले कंपनी का रेंट इतना है, इस टोटल रेंट में मेरा रेंट जो दिखा है कंपनी लेवल में, मान लीजिए 5,000 रुपया हम दे रहा है. ये 5,000 रुपया इज इंक्लूडिंग ऑल 5 डिपार्टमेंट्स. आउट ऑफ दैट 3 डिपार्टमेंट्स, उसमें 400 रुपया लेते हैं, बट आउटपुट 0 है. ये आउटपुट 0 में जब तक नहीं डिपार्टमेंट वाइज नहीं मेजर करेगा, मुझे पता नहीं चलेगा. सो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड यूजिंग कॉस्टिंग. कौन डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, कौन नहीं है, टू फाइंड आउट. बिकॉज मैं तो डिपार्टमेंट वाइज पहले, आज का हम लोग
कॉस्ट सेंटर वाइज कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, बट एक जमाना था हम रॉ बुक लिखते थे। आज मैंने 1000 रुपया दिया, लेकिन वो 1000 रुपया में मेरे को क्या बेनिफिट मिला, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। हाँ, चावल खरीद लिया या बाइक खरीद लिया या मशीन खरीद लिया, वो मशीन से आउटपुट कितना हो रहा है मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो ये सब स्टार्टिंग करके इट वाज स्टार्टेड इन 17th एंड 18th सेंचुरी, बट थिंक टू 20th सेंचुरी, ए बिग रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी। आपको याद है वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 स्टार्टेड फ्रॉम 1918 टू 1945, उस रेंज में 2 वर्ल्ड वॉर हुआ है। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है बेसिकली, weapons, everybody wants to buy weapons to strengthen their countries। तब क्या हुआ है, एक weapon जब हम खरीद रहा है, everybody wanted to know what is its real cost। America was very powerful at that time। America, Germany, they were very powerful, they were controlling the world by supplying the weapons। So what they do, they will be selling, suppose $100 का वो लोग मैन्युफैक्चर किया $100 में, बट दे आर सेलिंग फॉर $500 में। हमको पता नहीं है, वो $500 देने से हम आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। सो ये जो सिस्टम आ गया है, लोगों को एक क्यूरोसिटी लगा ये एक्चुअली कितना कॉस्ट है, मेरे को जानना जरूरी है, व्हाट इज दिस कॉस्ट। देन दे टोल्ड आई वांट टू बाई फ्रॉम यू कॉस्ट प्लस 30%। आई वांट टू डू एग्रीमेंट विथ अमेरिका, आपका जितना भी कॉस्ट है आई एम रेडी टू पे 30% मार्जिन, यू सेल मी। तो तब उनको कॉस्ट रखना पड़ेगा, दे हैव टू मेजर द कॉस्ट, दे हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट। सो तभी जाके एवरीबॉडी वर राइटिंग द कॉस्ट ऑफ देयर इक्विपमेंट्स। तब तक क्या था, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता था, इक्विपमेंट वाइज कॉस्टिंग नहीं होता था। तभी जाके इट स्टार्टेड इन द बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में। अब देखिए ड्यूरिंग दैट टाइम 1944 में दिस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट स्टार्टेड एक्चुअली, जस्ट बिफोर द इंडिया में भी रिसर्च हुआ। इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड टू हैव सम कॉस्ट बॉडी, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1959 वी गॉट आवर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क्स एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, Institute of Cost and Works Accountants of India. This was the original name of the institute, which government enacted by a parliament, in the parliament, and a institute, professional institute set up to develop the system of cost calculation, cost accountancy, cost reduction, cost control, everything. They brought some guidelines, how the cost will be calculated, why it should be calculated, what are the objectives of costing. So they gave all guidelines, and it was, now it is known as ICMAI, Institute of Cost and Management Accountants of India, or it is now it is known as Institute of Cost Accountants of India. ठीक है, this is how we started, and 1968 government has introduced, at that time Companies Act 1956 was there. Under section 233B of 1956 Companies Act, first time government introduced cost audit. Certain sector of industry has to be audited. Their cost accounts will be audited. If I am not maintaining the cost record, how can I do cost audit? So dhire dhire cost accounts maintenance and audit has become popular. This is how the background of our institute and cost professions. ठीक है, any doubt? जस्ट आप इंट्रोडक्शन पोर्शन आपका किताब में मिलेगा, यू कैन गो थ्रू दिस। नाउ वंस वी नो दिस, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, आपका मन में आएगा व्हाट इज सर कॉस्ट, बोलिए, एनी आइडिया, आप बोलिए व्हाट इज कॉस्ट। दिमाग में, जैसे मेरा पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल का कुछ कॉस्ट होगा, कितना होगा, ये है आईफोन प्लस, 60 एबव,
मीन्स बाजार में कितना में मिलता है वही ना, आपका आइडिया वही है. आई वांटेड टू नो, बोलिए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस? कैन यू टेल? नोबडी कैन टेल द कॉस्ट ऑफ दिस, यू कैन ओनली टेल द प्राइस ऑफ दिस. आपको बाजार में इसका प्राइस मिलेगा, जो मिलेगा दैट इज नॉट कॉस्ट. सो व्हाट इज कॉस्ट? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सॉरी amount of expenditure incurred. ये बहुत मुश्किल है रे, ठीक है. amount of expenditure, it can be actual or notional, incurred or attributable to a given thing. ये मोबाइल बनाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल. नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज द प्राइस एंड कॉस्ट. प्राइस क्या है? मैं जितना रेट में बेचता हूँ, मान ली आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मोबाइल, फॉर मी कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल इज हाउ मच आई रियली स्पेंड टू मैन्युफैक्चर दिस. व्हाट इज नोशनल? खर्चा करने वाला था लेकिन नहीं किया. रियल कॉस्ट, जैसे मेरा पास मेरा भाई इंजीनियर है, ही डिजाइन्स दिस फ्रेम. उसको अगर बाहर में जाता था, ही वुड हैव गॉट अराउंड 1 लाख रुपीज सैलरी पर मंथ. ही इज वर्किंग इन माई इंडस्ट्री, तो ही इज पुटिंग ऑल हिज ब्रेन इन द वर्क. उसको मैंने 1 लाख रुपया नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वो मेरा भाई है. उसको 1 लाख रुपया बनता कि नहीं बनता था, बट आई एम नॉट पेइंग. सो यहाँ पे दिस इज नोशनल कॉस्ट. अदरवाइज आई कुड हैव हायर्ड समबडी एल्स एंड पेड. सो जो खर्चा किया और जो खर्चा करने वाला था, इफ यू पुट टुगेदर दैट विल बी माई कॉस्ट. सो इन सिंपल आई एम गिविंग ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग. एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल. एट्रीब्यूटेबल मीन्स ये है मेरा एक मोबाइल के लिए कितना कॉस्ट हम डाल सकता है. ऐसे तो खाली एक मोबाइल के लिए मैंने खर्च नहीं किया, मैंने एक ही साथ 1000 मोबाइल किया है. 1000 मोबाइल बनाने के लिए आई हैव सम एक्सपेंडिचर. मान लीजिए मेरा प्लांट का कॉस्ट है, सैलरी दिया है, पैकिंग किया है, उसको मार्केटिंग किया है, सारे चीज़ बना के आई मेड सपोज 5 लाख रुपीज़, और मैंने 1000 मोबाइल बनाया है. तो पर मोबाइल कितना आया है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 1000. सो 500 रुपीज़ मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया. सो दिस 500 रुपीज़ इज एट्रीब्यूटेड टू द मोबाइल कॉस्ट. मैं अलग करके 500 करके मोबाइल नहीं बनाया, मैंने इकट्ठा करके खर्चा किया सारे चीज़. एवरीथिंग आई स्पेंड टुगेदर, बट आई डिवाइडेड विथ हाउ मेनी मोबाइल्स आई प्रोड्यूस्ड. देन दिस कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल. इन कॉस्टिंग वी विल कैलकुलेट पर एलिमेंट वाइज कॉस्ट. एक मोबाइल का कितना कॉस्ट है मुझे पता होना चाहिए, ठीक है. दिस इज व्हाट बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू नो. सो ऑनलाइन फ्रेंड्स, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट? स्वीटी, टेल मी व्हाट इज कॉस्ट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. स्वीटी दत्ता, देखिए आई एम आस्किंग क्वेश्चन एंड यू पीपल आर साइलेंट. अनम्यूट करके बोलिए. Yes, sir. Understood. You understood? What you understood? Tell me. What is cost? बोलिए. आपका भाषा में बोलिए, असमीज में बोलिए, हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. So it is the value of something which we have to give to get something. Not give. Value of which we have to incur or sacrifice. Yes, we have to sacrifice. Sacrifice यहाँ पे मैं बोल रहा है sacrifice. Sacrifice in the sense, ये मेरे से चला गया और नहीं आएगा, मेरे को आएगा मोबाइल. In the process of manufacturing, I sacrifice that cost. Once for all that, जैसे कि मैंने सैलरी दिया, will you refund me? आपको सैलरी दे दिया गया.
सो दीज आर ऑल द थिंग्स यू मस्ट थिंक. यहाँ पे मैं जो सैक्रिफाइस किया टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर थिंग, मेरा थिंग क्या है इधर, इसमें मेरा एग्जाम्पल पे मोबाइल है. सो मैंने जो इनकर किया और इनकर करने वाला था, दैट विल बी माई कॉस्ट. सो कॉस्ट में कोई डाउट नहीं है. कॉस्ट बोलने से आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग किताब में भी है, सेम थिंग मैंने शॉर्टकट में बता दिया, यही है आपका. एनी अमाउंट whether it is actual or notional, if we incur or attributable to a given thing. Attributable means it is loaded on a particular thing, that is known as cost. ठीक है, we can go ahead. Our next important aspect will be देखिए मैंने आपको कॉस्ट बता दिया. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉस्टिंग. यू विल हैव दिस वर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंटली. कॉस्टिंग क्या है? सिंपल देखिए, मैंने आई हैव मेड इट वेरी सिंपल. द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ ascertaining cost means finding the cost. What it means? What are the techniques and processes used for ascertaining cost is costing. Simple. जैसे मैंने कॉस्टिंग कर रहा हूँ, आप लोग ने एक सपोज आपने एक नया होटल खुला है, ठीक है. आपको निकालना पड़ेगा कि आपका मील बना रहा है, एक नॉन वेज थाली आप दे रहा है, ठीक है. पहला मालिक निकालेगा, उसका कॉस्टिंग निकालेगा ना. कॉस्टिंग निकालेगा मीन्स कितना पैसा खर्चा होता है मेरा एक थाली बनाने में. वो कैसे बनाएगा? सारे खर्चा को लेगा. 1 किलो चावल में 20 प्लेट बनेगा, तो सब्जी इतना लगेगा, दाल इतना लगेगा, उसको डिवाइड करेगा. फिर एक प्रॉफिट मार्जिन डालेगा, फिर एक ओवरहेड जैसे टिप्स वगैरह देना है वो डालेगा. वो सब दीज आर द प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स ही इज यूजिंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए थाली. सिंपल. तभी जाके उसको मिलेगा कि हाँ मेरे को 68 रुपीज कॉस्टिंग आ रहा है. ही हैज़ टू नो हाउ मच ही इज कॉस्टिंग फॉर ए थाली, तभी तो प्राइस लगाएगा. हमारा बहुत सारा होटल क्यों डूब जाता है? और दूसरा वाला 50 रुपया में बेचता है, बल्कि वो भी 50 रुपया शुरू करता है, अल्टीमेटली सैलरी नहीं पता है, बंद हो जाता है कि नहीं? बहुत सारा होटल बिकॉज दे डोंट डू कॉस्टिंग. वो सोचता है चावल दाल आटा और तेल गैस ऐड कर दिया उसका हो गया, लेकिन उसका ऊपर से देर आर सो मेनी एक्सपेंडिचर्स. लेबर चार्ज देना है, लेबर का बीमार घर में है उसको देना है, आंसू वाला आके चंदा मांगेंगे उनको देना है कि नहीं? ये सारे चीज है आपका. आपको बिजनेस में ये सब करके आपको मुनाफा करना है, तो यू हैव टू टेक सम परसेंटेज ऑफ दैट ऑल्सो. सो ये सब टेक्निक एंड प्रोसेसेस हमको सीखना पड़ेगा. हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, हाउ टू ascertain द कॉस्ट, एंड फॉर ascertaining द कॉस्ट वी नीड टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस. ठीक है, दिस इज नोन एज कॉस्टिंग. कॉस्टिंग में कोई डाउट है? मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ मीन्स आई एम डूइंग सम हिसाब. किसके लिए? टू फाइंड आउट द कॉस्ट. कॉस्टिंग मीन्स डू सम हिसाब फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट. उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट, एंड फॉर दैट ही इज यूजिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस फॉर ascertaining द कॉस्ट. अभी कॉस्ट हमको पता है, टूल्स टेक्निक्स प्रोसेसेस पता हो गया है. सो आपको दिस डेफिनेशन इज गिवन, वेरी ओल्ड डेफिनेशन गिवन बाई चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. इट इज नोन एज सीमा, लंदन में है. दिस इज द ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. हम लोगों ने सीमा से एडप्ट किया है इन इंडिया. सो ये जो सीमा लंदन का डेफिनेशन ये बोलता है, दिस इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट इन नोन एज कॉस्टिंग. ओके, shall we move on? Any doubt? बोलिए, हाँ बोलिए ना बोलिए. आई विल मूव फॉरवर्ड. आप लोग को बोर्ड दिखाई देता है ठीक से? आर यू एबल टू सी द बोर्ड? Yes, sir. ओके, आई कैन जूम, अदरवाइज इफ यू कैन सी. ठीक है, नाउ विल गो नेक्स्ट स्टेप इज कॉस्ट अकाउंटिंग. मैंने बोला था कॉस्टिंग. कॉस्टिंग से हम बोलेंगे थोड़ा और रिफाइन कर रहे हैं. वी आर नाउ पुटिंग अकाउंटिंग. जैसे हमने कॉस्टिंग तो इट इज बिकमिंग वेरी रॉ लैंग्वेज, उसको और थोड़ा रिफाइन करने से विल नोन एज
कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया यहाँ पे. अकाउंटिंग, एनी अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस. जैसे मैंने पहले बोला था अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सिमिलरली जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को जाएंगे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. जैसे हम एक सिस्टमेटिक वे में अभी अकाउंटिंग करेंगे. कॉस्टिंग हम एनी वे कर सकते हैं, बट जब हम उसको सिस्टमेटिक वे में एक लैंग्वेज में करेंगे, इट बिकम्स कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस है. कॉस्टिंग कैन बी डन बाय एनी मेथड, but when I am doing it in a professional manner, in a systematic manner, by understanding the language of accounting, it becomes cost accounting. It is a process of accounting for, again same thing, what is my purpose? My purpose is to ascertain the cost. This is my ultimate purpose is to find out the cost. उसके लिए मैं अगर कुछ एक सिस्टमेटिक वे में करता हूँ, that becomes cost accounting. ठीक है? Now, final thing we are going to study is accountancy. Accounting हम बोला, it is a process of accounting, cost accounting. Now cost accountancy, it is an application of costing and cost accounting. मैंने जब costing बोला था, ये दोनों को अगर हम join कर देगा, it becomes complete accountancy. यहाँ पे मैंने I have the skill to do costing and I use the set of rules for costing. दोनों को अगर हम jointly use करेगा, I am studying complete cost accountancy. डिफरेंस नहीं, मैंने अभी वही चीज़ बता रहा हूँ एक बार. मैंने कॉस्टिंग कर रहा हूँ. कॉस्टिंग इज ए जुगाड़. मीन्स मेरा हिसाब से हिसाब कर दिया है. यू डी नॉट फॉलो एनी अकाउंटिंग रूल्स. डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, हाँ उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, आपका हिसाब से आप बना दिया. मुझे समझ में आएगा? नहीं भी आ सकता है. बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग कैलकुलेशंस, यू हैव डन कॉस्टिंग. आपका एक्सपर्टाइज का हिसाब से आपने कुछ बना दिया. आपका मील का जो मैंने बताया 68 रुपीज़ आपने आपका हिसाब से बना दिया. यू डी नॉट मेंटेन इन अकाउंटेंसी फॉर दैट. यानी अकाउंटिंग नहीं बनाया. जब आप अकाउंटिंग बनाएगा, यू फॉलो द रूल्स. Accounting has every accounting has got a accounting. जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जैसे मेरे आप जितना भी रिसिप्ट आया है, आप सब बैंक में डिपॉजिट कर दिया. यू हैव अकाउंटिंग, मेरे रिसिप्ट इतना किया. जब आप माल खरीदा, आप वहाँ पे लिखा है लेजर में, मैंने अकाउंटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, अकाउंटिंग ऑफ पेमेंट, अकाउंटिंग ऑफ सैलरी, अकाउंटिंग ऑफ लेबर, सारे चीज़ आप इकट्ठा किया है इन ए प्रोफेशनल मैनर. सो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग बोलने से आप जैसे तैसे बना दिया. समझ में आया अभी? सो दिस इज हाउ व्हेन, बट जैसे तैसे जो बनाया है, ही हैज गॉट ए स्किल. उसको पता है क्या करना है. बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रैक्टिस ही इज डूइंग कॉस्टिंग. कॉस्टिंग सब लोग आप बैठे बैठे बना देंगे. आप एक मान लीजिए वी आर प्रोड्यूसिंग दिस टेबल. इस टेबल का कितना कॉस्ट होगा, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस यू कैन टेल. इतना लकड़ी लगेगा, इतना मजदूरी लगेगा, एक दिन में 10 टो करेगा तो 1/10 करेगा. दिस इज द कॉस्ट. अब निकाल दिया है. ऑन योर माउथ इटसेल्फ कॉस्टिंग इज डन. वही चीज़ अगर मैं एक कंपनी के पास जाऊंगा, दे कैनॉट डू लाइक दिस. दे हैव टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द कॉस्ट एंड फाइंड आउट, शो टू एवरीबडी हाउ द कॉस्टिंग इज मेड. यू आर नॉट शोइंग एनीबडी. वो आपका स्किल है, इट इज कॉस्टिंग. बट जब आप दिखाना शुरू करेगा बुक्स में, अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपको. सो दैट विल बी अकाउंटिंग. मैंने स्किल और अकाउंटिंग दोनों ज्वाइन करने से आई विल गेट कॉस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट. यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज ए साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस. व्हाई आई एम कॉल इट साइंस? इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. व्हाइल डूइंग कॉस्टिंग वी गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस. परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए. वी गॉट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना लेबर चार्जेस दिया, कितना रेंट दिया, सारा एक्सपेंडिचर हम यहाँ से मिल गया है. एंड व्हाई आई कॉल इट आर्ट? बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल. स्किल कॉस्टिंग में है. जब आप कॉस्टिंग करते हो, आप स्किल लगाते हो, प्रैक्टिस लगाते हो. सो इट इज बोथ. व्हेन यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 10 बार 10 बार 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 करते हो, यू एक्वायर योर प्रैक्टिस. कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब हम एक काम को बार बार करते हैं, हम उसमें टाइम बचा लेते हैं.
आप इमेजिन करिए जब पहला दिन आपने प्याज काटा था, कैसे लग रहा था? अभी भी कुछ लोग हैं प्याज काटना नहीं आता है कि नहीं? बट आप देखिए जो दुकान में जो चाउमीन बेचता है, कट 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 कैसे कर देता है, फटाक से, उसका हाथ नहीं करता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिस। आप बताइए, अगर मैं आपको हायरिंग करूँगा और उसको हायरिंग करूँगा प्याज कटिंग के लिए, डेफिनेटली उसको, वो बेचारा 100 रुपया में इतना हर काम कर देता है, आप पूरा दिन भर में उसका 10% काम करेंगे। सो दिस इज द कॉस्टिंग। आई विल नॉट यूज somebody who is not skilled, and because I know that man is saving my money, I will give him more incentive to do this job. चलो तुम अच्छा करते हो, तुम्हारा दरमा में 50 रुपया बढ़ा दिया, you know you are getting more work from him, ठीक है? So this is because of continuous process. आप अगर सेम चीज़ बार बार करेंगे, आपका भी एक्सपर्टाइज आ जाएगा। आजकल बच्चे भी खोल के कौन सा वीडियो देखना है 2 साल में अंदर में देख लेते हैं, यूट्यूब में जाके अपना गाना लगा के देख लेते हैं, because they are doing practice from the childhood itself. So this is a cost accountancy, is a very interesting subject. It is a science, arts and practice. यहाँ तक कॉस्टिंग का डेफिनेशन आप किताब में है, बट मैंने वेरी शॉर्टकट में आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग आएगा ऐसे बता दिया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमने अभी बोला है, see, if our center point is cost, next round will be costing. Cost and costing दोनों मिला के will find cost accounting, और ये सारे चीज मिला के will find cost accountancy. ये ही आपको याद रखना है। दिस इज द थिंग। ये आउटर जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स पुट टुगेदर इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है? सो दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? अरे एनी डाउट? डाउट नहीं, ठीक है। वी विल गो टू द नेक्स्ट। तो कैसे जाएगा रे? बड़ा है, ठीक है। I want to tell you about difference between, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा नहीं है अभी तक, स्टिल आई विल व्हाइल टेलिंग द डिफरेंसेस आई विल एक्सप्लेन यू हम लोग का क्या बेसिक डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है। जैसे मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पर्पस, व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस, ठीक है? पर्पस क्या है? इफ यू गो टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, आप भी पढ़ेंगे, मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या बनाया बोला था आपको? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो एंड सम अदर इंफॉर्मेशन, अभी अभी कुछ आपको बताएंगे। ये सब का रिक्वायरमेंट किसका होता है? हु रिक्वायर्स दिस? ओनर्स। कंपनी का जो ओनर है वो बोलता है मैंडेटरीली, आई वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट, ठीक है? मेरा इक्विटी कितना है, मेरा कंपनी का जो इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू कितना है, तो फॉर देम इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है? बट व्हेन आई प्रिपेयर ए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आई प्रिपेयर फॉर द मैनेजमेंट। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मैनेजमेंट इज डूइंग कॉस्ट, नोइंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट, सो दिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ही यूज करता है। Shareholders are not interested about this. They want company should make profit. For making profit, management has to continuously do cost reduction, cost control, cost review. इसीलिए I prepare these records for the management. Basic purpose. ठीक है? Now
जैसे मैंने बोला बेसिक पर्पस, वेदर इट इज मैंडेटरी और नॉट. फॉर एनी कंपनी इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अदरवाइज कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. अगर आरओसी वो एक होता है जहाँ पे ऑल कंपनीज हैज टू बी रजिस्टर्ड, you have to submit all financial records to the ROC. If you are a listed company, if your shares is sold in the stock market, every quarterly you must publish your quarterly results. Mandatory है, compulsory. It is a mandatory. यहाँ पे मैं बोला है these are all the legal requirements of company and IT Act. आप नहीं करेगा तो IT वाला आपका पर एक्शन लेगा, सेल कंपनी बोल के कंपनी बंद कर देगा. ठीक है. सो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हम जो भी बनाएगा दे आर कंपल्सरी, मैंडेटरी, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एक्सक्यूज. आप कंपनी रजिस्टर किया मतलब आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंपनी से डीलिस्ट कर देंगे. यू कैन नॉट बी परफॉर्मिंग. बट यहाँ पे वॉलंटरली, जैसे मैंने आपको बताया था, देयर इज ए कॉस्ट ऑडिट फ्रॉम 1968. फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन सम स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज you have to maintain the cost records. ठीक है. Otherwise it is mandatory because company wants some information to develop their cost, to do some research on how to reduce the cost, but government has got interest. Why? जैसे कि there are some industries where government has got interest. For example, everybody is consuming sugar, petroleum, steel. They are all national importance. Suddenly, if मान लीजिए sugar is, अब देखें सब रेट का रेट बढ़ता है, चीनी का रेट बढ़ता है? नहीं बढ़ता है. बहुत दिन से 40 से 50 का अंदर में है, कभी चीनी नहीं बढ़ता है. क्यों नहीं बढ़ता है? इसका ऊपर गवर्नमेंट का नज़र है. सरकार ने बोला है आप चीनी अगर महंगा कर देगा, सारे गरीब लोग चीनी का ऊपर डिपेंडेंट है. एवरीबॉडी, रिच और पुअर, एवरीबॉडी वांट्स. सो उसका महंगा करने का बहुत कंपनी वांट टू डू इंक्रीज इन द प्राइस. सो वो सब चेक करने के लिए सरकार ने बोला है आपका जो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट है मुझे दिखाओ, कितना खर्चा किया है, उसका हम ऑडिट करेंगे. आप ऐसे बोल नहीं दिया कि हम ज़्यादा रॉ मटेरियल में खर्चा कर दिया, शुगर केन का जूस, शुगर केन रेट बढ़ गया है, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. गवर्नमेंट बोलता है अगर मुझे बेचना है तो हम इतना में खरीदेगा, उससे ज़्यादा में वो लोग बेच नहीं पाएंगे. सो टू स्टॉप दिस मोनोपोली ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज इन स्पेसिफाइड सेक्टर्स, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स. सो वहाँ पे मैंडेटरी है. बाकी जैसे ऑयल इंडिया में इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज एनी पेट्रोलियम सेक्टर इट इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. मेरा अंदर में मैं क्या खर्चा कर रहा हूँ इट शुड बी नोन टू गवर्नमेंट, अदरवाइज मैनेजमेंट को देना है. बट व्हाई दे वांट टू नो? बिकॉज आई एम, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी. सडनली मैं तेल का रेट बढ़ा देगा तो इट विल बी ह्यू एंड क्राई. सो ऑल वेयर एवर इम्पोर्टेंस आर देयर, दो स्पेसिफाइड इंडस्ट्री में इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज इट इज वॉलंटरी. जैसे कोई कुछ दूसरा सर्विस देता है जहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वॉलंटरी वाटर कम हो गया है. मोर एंड मोर इंडस्ट्री आर कमिंग अंडर द राडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट आर इंट्रोड्यूस्ड. तभी तो हमारा ये जो इंस्टीट्यूट बचेगा. जितना कॉस्ट ऑडिट करेगा ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट कैन डू. सो टू एनहांस द कॉस्ट कंट्रोल, to enhance the productivity, this is required. Now about analysis of profit, cost and profit. इसमें मेरे को क्या मिलता है? I get a profit at the end of the quarter. मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्वार्टरली प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, जो क्वार्टरली मुझे प्रॉफिट मिलता है एट द एंड ऑफ क्वार्टर मुझे मिलेगा. बीच में कितना प्रॉफिट हुआ आप बोल पाएगा? नहीं पाएगा, जब तक बुक्स में बंद नहीं करेगा. आई कैन नॉट नो. सो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली विल बी नोन.
मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है as a whole, I will know. Company has made a profit of 105 crores. बस हो गया. Suppose company has got 4 products. Suppose हमारा पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, नेचुरल गैस निकलता है. 3 products are there. Can I know from financial records how much profit I make in diesel? How much I profit make from petrol? How much I from natural gas? I cannot. I can only find out profit कितना हुआ है as a whole for a particular period. सारे खर्चा डाल दिया, सारे इनकम डाल दिया, इनकम से खर्चा माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकल गया. But here in costing we are going to maintain detailed cost and profit data for each product line, process और department. जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल डिपार्टमेंट का दिया था. अभी आई गेव यू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन. मेरा पास 3 प्रोडक्ट है. इफ आई फाइंड इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, आई कैन डिस्कार्ड दैट प्रोडक्शन. ठीक है. टू नो माई प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, ऑल डिपार्टमेंट्स और ऑल प्रोडक्ट लाइन्स, आई प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. समझ में आ रहा है? एनी डाउट अभी तक जो बोला है? ठीक है. This is how we have to understand. Now, periodicity of reporting. जैसे मैंने बोला कि every company has to report their profit if it is listed quarterly. साल में 4 बार. आप देखे होंगे results. If you see business channel, like since you are a commerce student now, you follow some CNBC आवाज, CNBC TV18, जी बिजनेस, सारे बिजनेस चैनल आप देखिए. उसमें यू विल फाइंड सम कंपनी हैज अनाउंस रिजल्ट टुडे. दे हैव टू, एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू डिक्लेयर देयर रिजल्ट्स विद ए कट ऑफ डेट. उसका अंदर में उनको डिक्लेयर नहीं करेगा तो फाइन लग जाएगा. इफ ए कंपनी इज नॉट एबल टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स मीन्स इट्स परफॉर्मेंस खराब है, उसका शेयर नीचे गिर जाएगा. सो दे हैव टू कम इन टाइम. जैसे हमारा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 13th. बोर्ड मीटिंग होगा बिफोर 15th. ऑल कंपनी जैसे 1.5 महीना का अंदर क्वार्टरली खत्म हो गया जनवरी में, सो दिसंबर में खत्म हो गया. सो विद इन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, सॉरी 45 days, विद इन 45 days आई हैव टू पब्लिश माई रिकॉर्ड्स. माई प्रॉफिट कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, व्हाट आर माई फाइनेंशियल डिटेल्स आई हैव टू पब्लिश. बट यहाँ पे क्या है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इन कॉस्टिंग मेरा प्रोडक्शन डाटा डेली आएगा. आज सुबह कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकंड शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन हुआ, ऑल रिकॉर्ड्स आई हैव टू मेंटेन. तभी तो मुझे पता चलेगा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट हो रहा है कि नहीं. सो डेली, वीकली, मंथली, इवन नाउ डेज इट इज कमिंग आवरली बेसिस, शिफ्ट बेसिस. सो इट इज ए डायनामिक प्रोसेस. यहाँ पे जब दुकान बंद करेगा, जब पीरियड खत्म हो गया, तभी मैंने मेरा रिपोर्ट बनाएगा. बट हियर इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. along with my business I have to maintain the cost records. ऐसा नहीं कि साल खत्म होगा तो हम करेगा, ऐसा नहीं. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसके लिए कैसे होता है, SAP में हम लोग करते हैं. जैसे प्रोडक्शन होगा, वो लोग प्रोडक्शन एंट्री डाटा करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, तब मेरा मैनेजमेंट को आज का प्रोडक्शन पता चल गया है. देयर आर कंपनीज who are also putting what is my today's expenditure. So by the end of the day मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है मैनेजमेंट को पता चल गया है. तो मैनेजमेंट देखेगा कल मेरा 60 था कॉस्ट, आज होके 62 हो गया है, 2 रुपया क्यों बढ़ा है, दे विल एनालाइज. सो इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू नो. unless it is continuous process we cannot do. So costing records are maintained continuously and used for daily, weekly and monthly. समझ में आया? This is the period. ऐसे आपको अगर याद करेंगे, you now by this time you are understanding both things. Finance क्या है, costing क्या है कि नहीं? I have not taught you costing, but you get some imagination in your mind. अभी देखिए control aspects. इसमें there is no control aspect on the cost. हमको रिकॉर्ड करना है. कब होगा अकाउंटिंग? जब पीरियड खत्म हो जाएगा.
जब आपने सैलरी दे दिया है उसमें क्या कंट्रोल करना है? साल का एंड में कितना सैलरी दिया है ओनली यू कैन राइट, है कि नहीं? कोई कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, सिंस इट इज ए डिटेल डेली बेसिस में मेरे को मांग रहा है, तो सिंस इट इज प्रोवाइड ए डिटेल सिस्टम लाइक वी हैव यूज सम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन्वेंट्री मेजर्स, डेली इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वी हैव ए कंट्रोल। वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द कंट्रोल सिस्टम्स। ग्रुप 1 में थोड़ा है और ग्रुप 2 में ज़्यादा है। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है? ऑनलाइन फ्रेंड्स आप कुछ बोलिए, जब अब तक जो मैं बोला है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और मेरा लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रहा है? यू कैन ऑल्सो आस्क मी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं हिंदी में बोलूँगा। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? आप लोग इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करिए। बाय द टाइम यू बिकम ए कॉस्ट अकाउंटेंट यू ऑल्सो गुड फ्लुएंट इन कम्युनिकेशंस, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, ये दैट मीन्स देयर इज नो कंट्रोल। इसमें कंट्रोल जीरो है। फाइनेंस में खाली रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट जो होगा देखा जाएगा, जो हुआ वही हुआ, दिस इज द प्रॉफिट। बट सिंस वी आर डेली बेसिस वी आर मॉनिटरिंग एंड हैविंग सम सिस्टम्स, वी हैव ए फुल कंट्रोल। दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, दैट इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जब मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे इट विल बी लाइक दैट। नाउ हिस्टोरिकल नेचर, दिस इज हिस्टोरिकल, ऑल थिंग्स आर हिस्टोरिकल। जब दुकान बंद होगा तभी आप अकाउंटिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन का टाइम में आपने जैसे पीरियड खत्म हुआ, जैसे मेरा फर्स्ट अभी जो पीरियड है, सपोज अभी थर्ड क्वार्टर विल बी अक्टूबर, नवंबर, डिसम्बर। If I want to calculate its cost or sorry what is my profit, then जनवरी से मैं शुरू करूँगा, तभी तो मेरे को दिसंबर का पोस्टिंग खत्म होने का बाद तो मैं शुरू करूँगा ना। हम लोग क्या करते हैं, ऑल बिल सब जनवरी पोस्ट करते हैं, वी डोंट कीप इट पेंडिंग। तब प्रोविजन करते हैं, कोई खर्चा बच गया तभी जाके मैं जनवरी का एंड में या फरवरी 15 तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब बनाता हूँ। बट यहाँ पे हम लोग को कल जो खर्चा हुआ है, सपोज आई हैव फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी 45 रुपीज, मैंने फिक्स किया है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जैसे मैंने एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आई नो 45 रुपीज। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 45 रुपीज कॉस्ट होना चाहिए, बल्कि मेरा मैनेजमेंट पहले से फिक्स करके रखा है। दे हैव सम मेथड्स, जैसे आप बाई वर्चुअल फिर एक्सपीरियंस यू नो इतना रुपया में ये बनना चाहिए। बनाते बनाते अगर 68 रुपीज हो गया, एवरीडे यू नो द कॉस्ट, इमीडिएटली यू नो द एक्शन, कॉस्ट क्यों बढ़ा है, यू विल आस्क एक्सप्लेनेशंस, 3 रुपया क्यों बढ़ा है। कॉस्ट जितना बढ़ेगा मेरा सेलिंग प्राइस के ऊपर मेरा कंट्रोल है नहीं है। सो मेरे प्रॉफिट कैसे बनाएगा, ओनली बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। मेरा ओनली ऑप्शन टू मेक प्रॉफिट इज बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अगर ये मैं 45 रुपीज करके मैं मान लीजिए 50 में बेचना था, सर 48 हो गया, सपोज 50 रुपीज करता, मेरा प्रॉफिट 5 रुपया था। जैसे ये 48 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट कम जाएगा, 2 रुपया कम हो गया। सो नो बिजनेसमैन वुड लाइक टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। इसीलिए मेरे को डेली बेसिस में आई एम कंपेयरिंग द हिस्टोरिकल आ गया ये आपका 48 रुपीज। जब आप निकालेगा यू आर कंपेयरिंग विथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। सो ये चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे कोई कंपैरिजन विथ प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, यहाँ पे ओनली हिस्टोरिकल होता है। सो वी हैव ए एडवांस सिस्टम। मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ है। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल स्टडी, वी फिक्स ए स्टैंडर्ड, कंपेयर विद द एक्चुअल, वेयर यू स्टैंड। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो दिस इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एंड अबाउट द फॉर्म्स, सिंगल फॉर्मेट
हाँ, आपको यही फॉर्मेट में करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। दे हैव कंपनीज एक्ट हैज गिवन सम फॉर्मेट। कोई भी आदमी अकाउंट्स करे, इट शुड बी इन द सेम फॉर्मेट। व्हाई इट शुड बी इन द सेम फॉर्मेट? बिकॉज एनीबडी कैन रीड इट। सपोज आपने अकाउंटेंसी पढ़ा है, व्हाट आर द फॉर्मेट्स आप पढ़ के गया है, उसी फॉर्मेट में एक बैलेंस शीट देखा, आपको बैलेंस शीट समझ में आएगा। 10टा कंपनी का बैलेंस शीट आप कंपेयर कर सकता है, बिकॉज दे आर ऑल इन द सेम फॉर्मेट। बैलेंस शीट कैनॉट बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो आपको इजी टू कंपेयर, इजी टू स्टडी, इजी टू मॉनिटर, इसीलिए आपको ये तीनों जो मैं बोला दे आर इन द सिंगल फॉर्मेट। लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए कोई सिंगल फॉर्मेट नहीं है। एवरी मैनेजमेंट कैन डू देयर ओन फॉर्मेट। मैनेजमेंट इसको बोलते हैं टेलर मेड। जैसे आप बाजार में जाते हैं, एक 42 साइज का एक शार्ट खरीदा है, 42 साइज का मेजरमेंट लेंस बराबर सेम होता है, 10 तो खरीदा 10 का सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, उसी हिसाब से वो अपना ड्रेस बनाएगा। दिस इज नोन एज टेलर मेड। सो ऑल द कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टेलर मेड। व्हाई? टू मीट द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। मेरे को जो चाहिए मुझे वो चाहिए। आई एम कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग। सो एवरी मैनेजमेंट विल डिजाइन देयर रिपोर्टिंग सिस्टम, MIS सिस्टम। उसी में वो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे वो तय करेंगे। लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि जो दूसरा आदमी को समझ में नहीं आए। बट इट इज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट फॉर्म्स आजकल। लेकिन फॉर्म्स आ गया है। जब हम कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स और कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ डिजाइन किया गया है फॉर सम लाइक व्हाट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, व्हाट इज द प्रोडक्शन डाटा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है। अदरवाइज मैनेजमेंट का चॉइस है, वो कैसे भी बनाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नाउ ये किसके लिए यूजफुल है? सॉरी, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। कौन सा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? यहाँ पे ऑल आर, याद रखिए, दीज आर ऑल एक्सटर्नल पेमेंट्स रिकॉर्ड्स। जैसे कि मैं आई एम ए कंपनी, मैंने सैलरी दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? लोगों को दे रहा हूँ। माल खरीदा, लोगों से, बाहर लोगों से खरीदा। कंपनी का अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ पैसा जा रहा है या आ रहा है, बाहर से माल आ रहा है, बाहर से कस्टमर आ रहा है। सो आई एम कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स लाइक सेल्स, परचेजेस और आउटसाइड पार्टीज। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नॉट ओनली एक्सटर्नल, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप स्टोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, कोई मटेरियल्स का है वो तो बता पाएगा कि मैंने मेरा गोडाउन से मटेरियल इशू किया कंजप्शन के लिए, देयर विल बी इशू वाउचर। नहीं तो अकाउंट कैसे करेगा? गोडाउन वाला अपना हिसाब रखता है, प्रोडक्शन वाला अपना हिसाब रखता है। यहाँ से एक इशू वाउचर जाता है, यहाँ से माइनस होता है, वहाँ पे पोस्ट होता है। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट अपीयर हियर। इसमें कोई हम खरीदा पर नहीं है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैंने माल खरीद लिया, मेरा एक्सपेंडिचर हो गया है, बट यहाँ पे व्हाई आई एम डूइंग, आई वांट टू नो द कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ है। टू नो द प्रोडक्शन कॉस्ट आई एम इशूइंग ऑल इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। स्टॉक ट्रांसफर, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। स्टॉक इशूड, एक आदमी HR में था, ही इज ट्रांसफर्ड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका कॉस्ट सेंटर चेंज करना पड़ेगा। नाउ ही इज डूइंग प्रोडक्शन, पहले ही वाज डूइंग नॉन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, मैं उसका सैलरी मुझे उधर ही ऐड करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग इन इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल डॉक्यूमेंट, जब एक आदमी दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है, मेरा सैलरी तो सेम है, मैं यहाँ से राजस्थान को एक आदमी को ट्रांसफर कर दिया है, अल्टीमेटली कंपनी का सैलरी में जाता है। बट इन कॉस्ट रिकॉर्ड ये राजस्थान में आएगा अलग से, ये दुलियादान का आएगा अलग से। तभी तो वही है, सब चेंज हो जाता है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा दुलियादान का कॉस्ट कितना है। बट फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें सब टोटल कर दो। बट प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग में जब करूँगा, सेगमेंट वाइज कॉस्टिंग, जैसे मेरे राजस्थान का कॉस्ट कितना है, राजस्थान का जो में क्रूड प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट कितना है, उसका अलग से हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर दैट आई टेक देयर सैलरी, देयर वेजेस, देयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देयर रेंट, देयर डिप्रिसिएशन, अलग से करते हैं। सो ये सारी चीज़ मुझे इंटरनल ट्रांसफर में होता है।
ठीक है। आउटसाइड पार्टी, आप मान लीजिए, हाँ, सैलरी, यू आर नॉट इनसाइडर, आई एम द कंपनी, I have a contract with you to work for me, for my business. You are paid for the doing the job. You are outsider. If I see in the company, आप उस साइड मत देखिए, ऐसा देखिए कि from my business point of view, I am hiring you for giving services. You are sitting in my company and going, but you are outsider. You are not company. You are not a part of the company. Understand? Now this is the you have to think in this way. When I am doing company, employees are hired for that. I hire you and I pay you things. I have given you a contract, engagement letter. Then you sign it. You will work you will abide by my service rules, conditions. You will be given this much of salary. You have to do this much of a responsibility. Same thing we are doing for purchase order, work order also. Everybody is given some orders. Only you are human beings, they are objectives. Otherwise, from company point of view, everybody is outsider. So when I pay to this, that is why sale, purchase, salary all are. But यहाँ पे मैं कंपनी का अंदर में स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ. दिस इज इंटरनल डॉक्यूमेंट्स. ये दूसरा कंपनी नहीं है. ऑयल इंडिया से ऑयल इंडिया दुलियाजान से ऑयल इंडिया जोधपुर. ओके, समझ में आ रहा है ना? अरे एनी डाउट बोलिए, कुछ माथा पे हाथ मत रखिए, भारी हो जाएगा. डोंट while sitting, never put your hand on your head. It's a bad habit. You do not know you are creating some inside thought processes. हल्का हो गया, आराम से बैठ गया, मन यहाँ पे देख रहा है, दिमाग कहाँ घूम रहा है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? हुआ है. आई नो सम पीपल हैव थॉट समथिंग एल्स. माइंड ब्लैंक हो जाता है कभी. दैट इज व्हाई यू शुड ट्राई टू bring back to studies, concentrate and ask some questions, drink some water, blah blah, some कुछ पूछ लीजिए सब कुछ. तभी तो you will be again coming to the subjects. जैसे आपको पूछ लिया क्वेश्चन, तो मैं भी आगे जा रहा था, मैं रुक गया. But you have to ask questions if you have any doubt. ठीक है? Because it is a just new subject for everybody. They do a sales register. Every company has a sales register. उसमें मैं कुछ भी सेल करेगा उधर डालेगा. But nowadays, because we are using SAP and cost centers, we are integrating cost records and financial records. जब भी आप सेल करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड में भी जाता है एंड वहाँ से मेरा सेल्स रजिस्टर में पोस्ट हो जाता है. इफ आई सेल पेट्रोल, इट विल गो टू पेट्रोल रजिस्टर. सो ये इंटीग्रेशन हमने डेवलप किया है फॉर आवर बेटर यूसेज. पर देखा जाए तो देयर शुड बी वन सेल्स रजिस्टर. सेल्स का अंदर में देयर विल बी सब लेजर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सब. बट माई पर्पस इज टू कंसोलिडेट, फाइंड आउट द टोटल सेल्स. उसमें मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि आप, जैसे आपका पास 100 पार्टीज है, पार्टी वाइज लेजर बनता है. फाइनली ऑल बैलेंस जो हो गया उसको हम आउटस्टैंडिंग बोल के लिख लेते हैं. मैं आई एम नॉट पुटिंग पार्टी वाइज कितना बैलेंस है. फाइनल रिकॉर्ड्स में टोटल आउटस्टैंडिंग इतना लिखते हैं. ठीक है? सो ये अबाउट डिफरेंट. We have developed that so that my cost record and financial record are registered simultaneously. कोई भी transaction हो जाए, I am not doing separately because it is a continuous requirement. Today I am posted, automatically next day कोई भी देखेगा उस cost record center में इतना खर्चा हो गया है. So finally हमने cost center को, I will teach you about cost center. Cost center का importance क्या है, why you have done that. That is done because of costing point of view. अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा एक बार करना पड़ेगा. कब करेगा? एक ट्रांजैक्शन वहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली दैट कॉस्ट इज गोइंग देयर. एक बार मैं कॉस्ट सेंटर को रिपोर्ट ले लूँगा, मेरा सारे चीज़ निकल जाएगा. इट इज इजी, वेरी वेरी इजी नाउ.
So that is why it is done for the purpose of cost records. अभी देखिए, आई वॉज टेलिंग यू, नाउ आई विल टेल यू समथिंग कॉल्ड कॉस्ट यूनिट्स. मैंने सुबह आपको एग्जांपल दिया था attributable to a things. Now you see कॉस्ट यूनिट. जैसे कि हमने कोई भी कॉस्टिंग करते हैं उसमें विल गो टू द लास्ट सेगमेंट. व्हाट इज माय लास्ट प्रोडक्ट. जैसे मैं मोबाइल बोल रहा था, एक सिंगल मोबाइल इज द लास्ट प्रोडक्ट जिसका हम कॉस्ट एंड प्राइस निकाल सकते हैं. जैसे एक यू सी दिस बुक्स, ये बुक्स का हमने दाम लिखा है 600 रुपया. दिस इज ए कॉस्ट यूनिट पर बुक. I should know what is the cost per unit of book. So this is known as the unit of product or service in relation to which costs are ascertained. मैं जब बुक मैन्युफैक्चरिंग हूँ, आई विल टेल एक बुक्स बनाने के लिए मुझे, मैं नहीं बोलूँगा कि पर पेज कितना कॉस्ट है. आई कैन फाइंड आउट बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल. ठीक है. सो मेरा जैसे कि मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द कॉस्ट पर मोबाइल. Similarly, there are so many products. Last unit जहाँ तक मैं, whether it is a service, जैसे आप लोग आए हैं, my cost is per student. आप लोग per student, what is the fees? है कि नहीं? I am not asking per batch. I am telling because everybody has to pay separately fees. So it is a separate unit of service in relation to which costs are ascertained. मैं per student cost निकालूंगा, उसमें प्रॉफिट मिलाऊंगा. मैं बोलेगा पर स्टूडेंट यू हैव टू पे मी, कितना देना है. अब तो कुछ भी नहीं दिया. बट डोंट थिंक लाइक दैट. योर कॉस्ट इज हाउ मच यू हैव पेड. दिस इज द कॉस्ट. ठीक है. दिस इज द प्राइस. इंस्टीट्यूट माइट हैव द कॉस्ट ऑफ अराउंड 20,000 for each student. For teaching you, institute might have spent, जैसे आपको किताब दिया, these books are purchased or manufactured. आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी कुछ सैलरी है, इतना सेटअप है. आपका रजिस्ट्रेशन का एक आदमी कर रहा है, इंस्टीट्यूट में आदमी बैठा है आपको सेवा देने के लिए. सो सारे चीज़ अगर डालेगा इट में बिकम 20,000 और मोर, आई डोंट नॉट नो, बट देयर इज ए कॉस्ट. So that cost per student is the cost unit. So lowest segment for which I can ascertain the cost or the unit of product. Simple लिखिए, मैं एक simple दे दिया है. For which costs are ascertained. मैंने क्या निकालेगा, जनरली क्या होता है, total cost then units प्रोड्यूस्ड. अगर टोटल कॉस्ट सपोज यहाँ पे मेरा पास है 10,000, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 200, तो पर यूनिट निकल जाएगा कि नहीं. कितना होगा. मेरा टोटल कॉस्ट 10,000 खर्चा किया और मैंने प्रोडक्शन किया 200,000 यूनिट्स. ये रुपीज है. तो व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट. 10,000 डिवाइडेड बाई 200. सो आप सिंपली 50 रुपीज. सो दिस इज, इफ आई नो यूनिट आई कैन यूज इट फॉर माई कॉस्ट पर्पस. आई एम ascertaining कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. इट कैन बी ए सर्विस, इट कैन बी गुड्स. whenever we do about discussion about our product, it can be either product or service. आप भी कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, मटेरियल्स भी है. कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स विथ सर्विसेज, मटेरियल डील्स विथ गुड्स. सो गुड्स एंड सर्विसेज. आपको जीएसटी एक्ट भी पढ़ाया, गुड्स एंड सर्विस एक्ट. सर आजकल हर चीज़ को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, गुड्स और सर्विस. उसके लिए हम क्या कॉस्ट लगता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो ये हम लोग को, I have given you some examples in which industry what are the unit used.
जैसे मैंने बोला है आपका सीमेंट, शुगर, स्टील, इवन और पेट्रोलियम वी यूज पर टन। इंडस्ट्रियल यूसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। एक इंडस्ट्री में वहाँ पे बोलेगा नहीं कि 1 kg शुगर का दाम कितना है, बिकॉज दे आर सेलिंग इन द क्विंटल्स, टन। व्हाट इज देयर सेलिंग पॉइंट? यूनिट्स, दैट इज they are interested, they are not interested in per kg, but a retailer is interested in per kg, ठीक है। सो ये सब चीज होता है। केमिकल्स, केमिकल फैक्ट्री में आप जाएंगे, दे आर यूजिंग दिस टन, किलोग्राम, लीटर, गैलन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी, ठीक है। सिमिलरली ब्रिक्स के लिए इन हंड्रेड्स और 500s और थाउजेंड्स, वट एवर दे कॉस्ट, बट दैट दे फाइंड आउट द कॉस्ट पर दैट नंबर्स। एक नंबर के लिए वो लोग नहीं बनाते हैं। दे आर सेलिंग टू ए कस्टमर नॉट लेस दैन 1000 मीन्स दे प्रोड्यूस व्हाट इज द कॉस्ट पर 1000, तभी तो वो लोग माल बेचेंगे 1000 का रेट। कुछ कुछ मंडी में आप जाएंगे, वो 3 kg का भाव बेचते हैं, 100 रुपया पर 3 kg। आप 1 kg मांगने से नहीं देगा, उनका जो माप है 3 kg का है, तो वो 3 kg का कॉस्टिंग लगाएंगे, है कि नहीं? दैट इज द यूनिट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, जैसे पेपर में बोला है, एक रिम, रिम बोलने से कितना पेपर रहता है? 500 नंबर्स विल बी 1 रिम। जैसे आप लोग जेके पेपर एक पैकेज आता है, इफ यू काउंट देयर विल बी 500 पेजेस, ठीक है। देयर विल रिटन, इट इज स्टैंडर्ड, सो दैट यू कैन नो मेरे को क्या कैसे बेचना है, कैसे पैकिंग करना है, ठीक है। जैसे होटल पे आप जाएंगे, आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, पर नाइट दे चार्ज द कॉस्ट, फॉर सिंगल पर्सन इतना, डबल पर्सन इतना, सो दे चार्ज पर डे। डे मीन्स डे ऑफ 24 आवर्स, चेक इन टाइम नून टू नून, ऐसा कंडीशन रहता है। सो इट इज इजी फॉर देम टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली आपका देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको पर स्टूडेंट व्हाट इज द कॉस्ट इन एजुकेशनल। जैसे हम लोग एडमिशन करते हैं, डीपीएस में कोई बच्चा एडमिशन करता है, they get 10,000 rupees per month per student. They have got a costing, every year बढ़ाते हैं। There must be some economics, नहीं they simply run नहीं करेंगे ना। So costing everybody does, otherwise you cannot do business. So these are all some units। ये आपको मैं और थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्लासिफिकेशन, आपको पढ़ाया था सेम थिंग, लेकिन भूल गया है। ये सब फाउंडेशन में भी सेम थिंग पढ़ाते हैं, अभी भी आपको पढ़ाया, आपको फाइनल में भी वही चीज़ पढ़ाएगा। आप भूल जाएंगे ना, क्या करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। देखिए यही है आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। नाउ वी नो अबाउट कॉस्ट, कॉस्टिंग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सब जानने के बाद आई विल गो टू टेल यू। चलिए अभी हम इसे बंद कर देते हैं। आपने देखा क्या था, पहला स्लाइड का क्या था? स्लाइड का फर्स्ट लाइन तो क्या था? नहीं देखा ना? क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी वी कॉल देम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आज खाली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेगा, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा। आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपको यही समझ में आ गया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो कॉस्ट है, फिर डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये क्या है? क्या है डायरेक्ट कॉस्ट, क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्या है? एनी आइडिया? Which cost I call as a direct cost? आपका डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, उसमें क्या है? ठीक है, मे बी, बट व्हाई इट इज डायरेक्ट कॉस्ट? प्रोडक्शन में डायरेक्टली आप बोला यूज हो रहा है, और एनी अदर आंसर?
मैंने एक किताब का बारे में अभी बोल रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? हैं? देखिए यहाँ पे कुछ कॉस्ट लगा हुआ है। पहला चीज डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट which can be directly attributable to the cost unit। मैंने अभी cost unit पढ़ाया। The cost which can be directly attributable to the cost unit in an economic manner। ठीक है, इकोनॉमिक मैनर में मैं इसमें जो जो कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पाएगा कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और एट्रीब्यूटेबल। जो कॉस्ट डोंट सी द फिजिकल थिंग्स, इसमें कुछ खर्चा हुआ है जिसको हम ये कॉस्ट यूनिट में डायरेक्टली डाल सकता है, तभी वो डायरेक्ट कॉस्ट है। देखिए इसमें बहुत सारा कॉस्ट है। मान लीजिए मैंने एक कोट पहना है, ठीक है, ये कोट में मेरे को क्या क्या लगा है? कपड़ा लगा है, बटन्स लगा है, सिलाई लगा है, मजूरी है कि नहीं? तो इसमें कौन सा मैं कैन आई फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ? यस और नो? यस और नो? यस। कपड़ा का इसमें एक कोट में 4000 का कपड़ा लगा होगा, मेरा रिकॉर्ड देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। सो कैन आई फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बटन्स? हर कोट में एक नंबर, फिक्स नंबर ऑफ बटन्स लगता है, एक पैकेट में आता है, वो पैकेट का दाम 100 रुपया है, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द बटन्स। आई एम नॉट टॉकिंग द बटन्स। एक मजूरी, एक मिस्त्री उसको बनाने में 1000 रुपया लेता है, एक कोट बनाने के लिए वो 1000 रुपये लेता है, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अभी सिलाई मेरा हुआ है, कितना धागा लगा है? कैन समबडी टेल मी? एक कोट में कितना धागा लगेगा, कितना रुपये का धागा लगेगा? ये बोलना मुश्किल, लेकिन लगा है धागा। धागा का कॉस्ट है कि नहीं? दैट मटेरियल हैज गॉट सम कॉस्ट, बट आई कैन नॉट फाइंड आउट। अगर आप बोलेंगे इकोनॉमिक मैनर में कैसे बोलूँगा, एक बंडल लगाऊंगा, ठीक है, उसको बोलेगा तुम सिर्फ कोट के लिए यूज करो, एक आदमी को बैठेगा, तुम देखते रहो, रिकॉर्ड करते रहो कितना हुआ, उसको भी पैसा देगा। तो मेरे को पता चला कि सर इसके लिए 3 रुपया लगता है, ये 3 रुपया लगा है, बल्कि मुझे पता करने के लिए आई स्पेंड 20 रुपीज, इज इट वर्थ? सो मेरे को अल्टीमेटली इट शुड बी इकोनॉमिक टू मी। मैं मेजर करने का मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, नहीं हो सकता है पॉसिबल। मैं अभी एक आई एम ए टेलर, मैं अभी इसका हाथ सिलाई कर दिया, फिर किसी कोट का पीछे वाला सिलाई कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा ठीक है, आपका दुकान में जिस दर्जी का दुकान है, रिमेंबर, वहाँ पे मैं झाड़ू खरीदा है, पर कोट कितना झाड़ू का कॉस्ट है? झाड़ू तो खरीदा है कि नहीं? सो सफाई करने के लिए झाड़ू खरीदा गया, एक कोट में कितना झाड़ू का कॉस्ट लगेगा? लगा पाएगा? उसको रखना पड़ेगा। झाड़ू इतना तारीख को खरीदा था, तब आपका आधा 3 कोट आधा हुआ था, फिर 3 महीना चला गया है, फिर दूसरा झाड़ू बनाया है। इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट, बट इट इज ए मटेरियल कॉस्ट। मेरे को दुकान को खर्चा है। जैसे मैंने ग्लोव्स खरीदा है, मशीन में हम लोग हैंड ग्लोव्स खरीदते हैं, वो ग्लोव्स में आप कितना बार मशीन उठाया, हैव यू काउंटेड? लेदर ग्लोव्स जब फट जाएगा दूसरा इशू करेगा, वो मालिक बोलता है इसे चला दो और 2 ठो, उसका कॉस्ट पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी आपको एक आइडिया आया व्हाट विल बी डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट विल बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। मेरा अंडरस्टैंडिंग है, द कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकल मैनर इज डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? सो अभी आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, यू विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। आप लोग सब पिज़्ज़ा खाने जाते हो, 4 आदमी दोस्त गया, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा ले लिया, ठीक है, और वो दुकान वाला पिज़्ज़ा भी दिया, सामने 2 ठो
सॉस का बॉटल रख दिया और कुछ कुछ डालते हैं, वो रख दिया है। अब पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा का 400 रुपया है, तो अब बोला भैया मुझे थोड़ा ये सॉस चाहिए। वो फिर दूसरा काउंटर थोड़ा डिले करेगा, अरे भैया सॉस तो फ्री है आप दो ना, फिर वो लेके सॉस दिया आपको, थोड़ा सा बहुत गुस्सा में दिया है क्योंकि वो फ्री है, आपके लिए फ्री है, उनके लिए कॉस्ट है। वो सॉस का दाम पिज़्ज़ा में जोड़ा है, बेटे आप 400 रुपये में पिज़्ज़ा में काउंट कर लिया है। तो पिज़्ज़ा इज डायरेक्ट कॉस्ट, सॉस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। सेम एग्जाम्पल, अभी आपने मैकडोनल्ड का गया है, ठीक है, मैकडोनल्ड वाला क्या क्या, आपने वही 4 दोस्त गया है, आपको बोला कि 4 ठो पिज़्ज़ा का साथ 4 आदमी देख के 4 ठो सॉस का पैकेट दे दिया, एक पैकेट का 5 रुपया, वहाँ पे लिख दिया है एक्स्ट्रा पैकेट विल बी गिवन बाय पेइंग 5 रुपीज़। तो वहाँ पे 5 रुपीज़ इज व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट। देखा, सेम थिंग व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली, वो आपसे 5 रुपया ले लेगा, आप कोई कंडीशन है आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देगा। सो दिस इज हाउ इट विल बी एग्जाम। जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट कितना टाइप का हो पाए, जैसे मैंने पढ़ूंगा एलिमेंट वाइज कॉस्ट। कॉस्ट, ऑल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। क्या हो सकता है, मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको एक मटेरियल चाहिए, ठीक है, जो बनाता है उसको हम लेबर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकेंड इज लेबर, जो नाइदर मटेरियल नॉर लेबर दैट इज एक्सपेंसेस। सारे कॉस्ट को हमने 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम एलिमेंट वाइज कॉस्ट पढ़ेंगे, यू विल फाइंड देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और expenses. What is expenses? Which is neither material nor labor, that is expenses. जैसे मैंने बताया, material means what is the substantial physical input required for my product, इज मटेरियल, जो मैं पकड़ पाएगा। कॉस्ट भी है उसको, और मैं जैसे इसमें मटेरियल इज पेपर, उसमें इंक भी मटेरियल है, मेरे को दिखता है इंक लगा है, और देयर में भी ग्लू लगा है, वो भी मटेरियल है। एनीथिंग व्हिच इज कंज्यूम्ड फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट इज मटेरियल। इसको बनाने के लिए इफ आई यूज सम लेबर, दैट इज मशीन भी लेबर, और जो आदमी बनाया उसको हम पेमेंट दिया वो भी लेबर, सो दे आर लेबर। एंड जो चीज़ नाइदर मटेरियल नॉर लेबर वी कॉल देम एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है, इट इज़ नॉट लेबर, इट इज़ नॉट मटेरियल, इट इज़ एन एक्सपेंसेस। रेंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, आपका कुछ रॉयल्टी दिया है, दीज आर ऑल एक्सपेंडिचर्स। कोई भी प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए मेरे को 3 टाइप का खर्चा होता है, एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर, बाकी सब एक्सपेंडिचर, ठीक है। हर चीज, एवरीथिंग कैन बी अगेन डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे कल, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने उसको अलग अलग क्यों भी किया वो भी मैं बताएगा। व्हाई आई एम ट्रीटिंग दिस सेपरेट, दिस बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग कॉस्टिंग इन ए साइंटिफिक मैनर, we also analyze every element of cost in a scientific manner based on the identifiable, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, based on the identifiable nature cost can be classified into what, direct and indirect. Based on element cost can be classified as what, material, labor and expenses. 2 चीज में थोड़ा डिटेल में पढ़ेगा आगे। and every material element can be either direct or indirect है। हम एग्जाम्पल भी थोड़ा दिया है, जब हम प्रॉब्लम करेंगे हमको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। आज जितना पढ़े हैं समझ में आ रहा है, कोई बोरिंग है? ऑनलाइन फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीबडी इज हैप्पी विद द टीचिंग और एनी शॉर्ट कमिंग्स? बोलिए। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था। अब जो भी मैंने एक पहला टॉपिक आपका कवर कर दिया है,
आप उसको घर में जाके पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू सम अदर थिंग्स। ये जो ऑल द बेसिस आई विल टेल यू, इसमें आपको 3-4 क्लास हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबल मैंने बताया, आई विल टेल यू, दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। आपको नहीं लगेगा कि यू आर स्टडिंग, आपको कहानी जैसा लगेगा। कॉस्टिंग इज ऑलवेज ए मार्क पेजिंग सब्जेक्ट। कॉस्टिंग में ज़्यादा मार्क मिलता है, सबसे ईजीएस्ट है। आपका ग्रुप 1 में 4 पेपर देखिए, सबसे ईजी है, इसीलिए हम पढ़ा रहा है। नहीं तो डिफिकल्ट होने से आई विल नॉट, पढ़ना पड़ेगा ना, एक बार जो पढ़ा है वही है। नो नीड ऑफ सीइंग द बुक्स। मार्क्स मिलेगा आपको, क्वेश्चन करते जाइए, मार्क्स मिलते जाए। खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जो मैं आपको बताया है ओनली टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। आप उसी हिसाब से किताब पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और एनी डाउट, शैल वी क्लोज? आज के लिए इतना बंद करेंगे, 7 बज गए आपका। लेकिन आप लोग को कहाँ जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलेंगे।